Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Article 6 of Transfer of Property Act 1882 which is about what may be transferred. Section 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे वट जो है ना स्पेसिफाई कर रहा है कि वट प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, जनरल रूल क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल और इमूवेबल मे बी ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी की दो काइंड्स है, मैंने आपको सेक्शन 5 में इन डिटेल बताई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल और इमूवेबल मे बी ट्रांसफर्ड, कहता है कि प्रॉपर्टी की दोनों काइंड चाहे वो मूवेबल हो और इमूवेबल हो ट्रांसफर हो सकती हैं। एक्सेप्शन बताई गई है, द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट एंड और एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स। वो क्या कहता है कि सारी प्रॉपर्टी हर तरह की मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ लिस्ट मतलब एक्सेप्शन बता दी है कि लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बता दी है कि जो ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी को। उसमें फर्स्ट क्लॉज हम अगर देखें सेक्शन 6 के तो वो क्या कहती है, स्पेस सक्सेशनिस, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको जायदाद या प्रॉपर्टी मिलने का चांस हो। उसकी आगे 3 कैटेगरीज हैं, ऐसी कौन सी जगह की प्रॉपर्टी है जिसमें आपको चांस होगा कि ये मुझे प्रॉपर्टी या ये जायदाद मुझे मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ चांस ऑफ एन हायर अपीयरेंस सक्सीडिंग टू एन स्टेट। A person has chance that he will get the property of another person, मतलब एक पर्सन को दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी मिलने का चांस है और वो सोचता है कि जी मुझे ये चांस है प्रॉपर्टी मिलने का, तो ये मैं किसी तीसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी ये मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो मैं तुम्हें जो है ना ये प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहता हूँ। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है फादर है और ए जो है बेटा है, सन है बी का। ए सोचता है कि जो बी की डेथ के बाद तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, अपने मेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी तो मेरी है, लीगली मैं ही इसका वारिस हूं। तो वो क्या करता है कि इसकी बाप की जिंदगी में ही कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी सी पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, कि जी बाप मेरे मरने के बाद जो है ना, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी तो सिर्फ मेरी है, तो मैं जो है बाप ने मरना तो है, उसके बाद तो प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं आया कि अभी उसकी जिंदगी में ही, बाप की जिंदगी में ही जो है तुम्हारे किसी तीसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जी मैं कल को तो मैं ही इसी प्रॉपर्टी का वारिस हूँ, तो मैं जो है ना ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता हूँ, थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती जो है, क्योंकि अभी बाप जिंदा है, अभी उसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है। ऑनरशिप उसके बाप के पास है, ना कि ए के पास है। ठीक है, ऑनरशिप बी की ही है। तो इस कंडीशन में क्योंकि ए को अभी चांस है, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उसका बाप पहले मर जाएगा, हो सकता है कि बेटा ही पहले मर जाए। ये कंडीशन यानी कि द चांस ऑफ एन अपीरेंट सक्सीडिंग एन हायर अपीयरेंस सक्सीडिंग टू स्टेट, मतलब एक पर्सन को चांस है कि मुझे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी किसी दूसरे पर्सन की, ख्वाह वो बाप और बेटे की सूरत हो या फिर अंकल की सूरत में हो। जैसे ए है, वो सोचता है उसका एक अंकल है सी, उसका कोई बेटा की औलाद नहीं है। ठीक है, इसकी जो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ए सोचता है कि जी सी की, मेरे अंकल की जो है औलाद तो है नहीं, तो अब कल इसकी प्रॉपर्टी का जो मना मुझे मिल जाएगी, लीगली तो मैं ही वारिस हूँ। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी है जो इसकी एक सोचता है मतलब इसका भी चांस है ना कि ये प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जी मैं जो है ना ये तुम्हें प्रॉपर्टी, कल को मेरे ये जो चाचू है मेरे, इसकी अपनी औलाद तो है नहीं, मैं ही इसका वारिस हूँ, तो जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज ई के साथ वो सेल करना चाहता है, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ए बी ई के साथ कर रहा है, ये सोच करके जो मेरे चाचू की औलाद नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी मैं ही उसका वारिस हूँ, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अ चांस ऑफ एन हायर अपीयरेंस सक्सीडिंग टू ए स्टेट का मतलब ये है। ठीक है, और अगर हम इसकी क्लॉज बी को देखें, क्लॉज ए की सेकंड कंडीशन को देखें,
और अगर हम क्लॉज ए की सेकंड कंडीशन को देखें, वो क्या कहती है, द चांस ऑफ एन हायर of a relation obtaining a legacy on the death of kingsman by gift or will. A person has a chance that he will receive the property by his relatives एज अ गिफ्ट और विल. एक पर्सन को चांस है कि जी उसे अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने रिश्तेदारों में से किसी से गिफ्ट की सूरत में या फिर वसीयत की सूरत में जो ये प्रॉपर्टी है उसको मिल जाएगी, और वो किसी तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो ये प्रॉपर्टी कि मुझे ये प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों से वसीयत की सूरत में या तो गिफ्ट की सूरत में, सोच करके मुझे गिफ्ट की सूरत में और वसीयत की सूरत में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और वो किसी तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जी ये मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, इस तरह की प्रॉपर्टी कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. ये सोचता है कि जी मेरा फलां रिश्तेदार है, इसकी कोई जो है ना औलाद भी नहीं है और लीगल हायर्स भी नहीं है, ये जो है ना माय विल मुझे जो है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा. अंकल है, लेट्स सपोज अंकल है, ये मुझे बाय विल जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा. ये प्रॉपर्टी तो बाय विल कल या आज मुझे एज अ गिफ्ट या फिर विल की सूरत में ये प्रॉपर्टी मुझे कल या आज मिलनी ही मिलनी है. इसके इनके बाद गिफ्ट की सूरत में या फिर इनकी वसीयत की सूरत में तो ये मैं जो है ना किसी तीसरे पर्सन डी को जो है ना ट्रांसफर कर देता हूँ, के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जी ये मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो मैं तुम्हारे ये प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें सेल आउट करना चाहता हूँ. तो इस तरह की उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. इस तरह के केस में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी जिसमें एक बंदे को चांस है कि उसको एक वसीयत या गिफ्ट की सूरत में अपने रिश्तेदारों से कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी और वो उसको किसी तीसरे बंदे से के सेल आउट करना चाहता है, तो इस केस में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. अगर हम क्लॉज ए की थर्ड कंडीशन को देखें, वो क्या कहती है, और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर. फॉर एग्जाम्पल प्राइस बॉन्ड की सूरत में अ पर्सन बाय प्राइस बॉन्ड ही थिंक्स ही विल विन द प्राइस बॉन्ड ड्यू टू दिस रीजन ही ट्रांसफर्ड इट टू द थर्ड पर्सन, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एक बंदा है, उसने प्राइस बॉन्ड खरीदा है. ठीक है. और वो सोचता है, उसको यकीन है कि जी सोचता है कि जी मैं इसको जो है ना विन कर ये प्राइस बॉन्ड मुझे मिल जाएगा. लेट्स सपोज प्राइस बॉन्ड में प्राइस बॉन्ड की सूरत में एक लैंड है या फिर प्लॉट है. ठीक है. तो वो सोचता है कि ये प्लॉट जो मुझे प्राइस बॉन्ड की सूरत में जो मैंने जीत जाना है, ये सिर्फ सोच रहा है एक कि मैं जो है ना प्राइस बॉन्ड खरीदने के बाद ना ये सोच रहा है कि जी ये मुझे प्राइस बॉन्ड, जिसमें चाहे प्राइस बॉन्ड में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हम ले लेते हैं कि लैंड है एज अ प्राइस बॉन्ड जो है ना उन्होंने रखी हुई है, ए ने खरीद लिया प्राइस बॉन्ड, वो सोचता है ये प्राइस बॉन्ड तो मैं जीत लूंगा. वो किसी तीसरे बंदे मतलब सी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जी मैंने ये प्राइस बॉन्ड खरीदा है, मैं वैसे भी जीतने वाला हूं, तो ये जो प्राइस बॉन्ड है मैं तुम्हें सेल आउट करना चाहिए. ये जो प्राइस बॉन्ड में मुझे लैंड मिलेगी या प्लॉट मिलेगा या कोई कुछ भी मिलेगा तो मैं जी किसी तुम्हारे साथ तुम्हें ये सेल आउट करना चाहता हूं. तो ये जो इस तरह की सेल या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि चांस है ना. अभी ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये जो है ना प्राइस बॉन्ड जीत जाएगा, यानी कि ये इस तरह के चांस में फर्स्ट क्लास सक्सेशन ने हमें तीन कंडीशंस बताई हैं कि एक तो चांस ऑफ एन हायर अपीरेंट सक्सीडिंग टू स्टेट हो, या फिर दूसरा एक मिनट एन चांस ऑफ एन हायर अपीरेंट सक्सीडिंग टू इन स्टेट, और दूसरी कंडीशन क्या है, चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी, और तीसरी कंडीशन अदर मियर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अदर मियर पॉसिबिलिटीज. ठीक है. ये जो है क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 6 बताती है हमें ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अगर हम क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो वो क्या कहती है, द राइट ऑफ री एंट्री. क्लॉज बी क्या कहती है कि क्लॉज बी राइट ऑफ री एंट्री के बारे में बात करती है. राइट ऑफ री एंट्री मतलब वापस लेने का हक. राइट ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. अ पर्सन गिव प्रॉपर्टी ऑन लीज
to B for a certain period of time on a condition subsequent. If he will not pay rent timely, he will take the property back. It means he will use his right of re-entry. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है ए, उसने जो है अपना घर जो है ना किराए पर दिया है बी को, ठीक है। ए जो पर्सन है उसने अपना घर रेंट पे दिया है बी को। कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन क्या रखी है, सब्सिक्वेंट कंडीशन या कंडीशन रखी है कि तुम टाइमली रेंट पे करोगे। अगर तुम रेंट टाइमली पे नहीं करोगे तो मैं जो है अपना घर तुमसे वापस ले लूंगा। किराएदार से, किराएदार मालिक मकान किराएदार से कहता है कि जी मैं, अगर तुमने मुझे रेंट टाइम टू टाइम ना पे किया तो मैं जो है अपना घर तुमसे वापस ले लूंगा। ये जो वापसी का राइट है ए के पास, जो कि रियल ऑनर है, ये राइट ऑफ री एंट्री कहता है कि ये जो राइट है ए का के वो वापस ले सकता है, ये राइट ऑफ री एंट्री इसको कहते हैं। और ये राइट ऑफ री एंट्री किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ए मालिक है, ए ने किराए पर अपना घर बी को दिया है और कंडीशन क्या रखी है कि अगर टाइमली पेड ना करोगे तो मैं अपना घर तुमसे वापस ले लूंगा। जो वापस लेने का हक है ए के पास, वापस लेने का हक है, ये जो हक है वो कहीं किसी भी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसकी एक्सेप्शन क्या बताई गई है, द रियल ऑनर ट्रांसफर द, कंडीशन क्या रखी है आगे एक्सेप्शन बताई गई है, द रियल ऑनर ट्रांसफर द ओनरशिप टू द थर्ड पर्सन। कि अगर लेट सपोज ए ने जिसको बी को किराए पे रखा था, ए जो है ना अपनी प्रॉपर्टी, यही हाउस जिसपे उसने किराएदार बी को रखा हुआ है, ये किसी सी पर्सन यानी कि किसी थर्ड पर्सन के साथ सेल आउट कर देता है, तो इस कंडीशन में राइट ऑफ री एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब राइट ऑफ री एंट्री या बी से घर किराए पर वापस, किराएदार से घर पर वापस लेने का हक सी को ट्रांसफर हो सका है क्योंकि ए जो है रियल ओनर नहीं रहा, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने सेल कर दिया ये हाउस जो कि उसने बी को किराए पे दिया हुआ था। और कंडीशन क्या थी कि अगर तुमने मुझे किराया टाइम टू टाइम ना दिया तो मैं जो है ना तुमसे घर वापस ले लूंगा। तो ये अगर ए ने वही घर जिस पे बी को किराएदार रखा हुआ था और कंडीशंस पे रखा हुआ था वो ट्रांसफर किसी दूसरे बंदे को सेल आउट कर देता है, तो अब राइट ऑफ री एंट्री सी के पास आ गई क्योंकि वो अब रियल ऑनर, तो ये सी है, ठीक है, जो रियल ऑनर है उसके पास राइट ऑफ री एंट्री है, ठीक है। राइट ऑफ री एंट्री जो कि किसी भी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन द एक्सेप्शन क्या है, व्हेन द रियल ऑनर ट्रांसफर द ऑनरशिप टू द थर्ड पर्सन राइट ऑफ री एंट्री इज ट्रांसफर्ड। जब तक जो रियल ऑनर है जिसके पास राइट ऑफ री एंट्री था वो वही प्रॉपर्टी किसी तीसरे पर्सन को सेल आउट नहीं कर देता, यानी कि ऑनरशिप किसी तीसरे पर्सन को नहीं दे सकता, तब तक राइट ऑफ री एंट्री वापस लेने का हक जो है मालिक मकान का अपने किराएदार से अपना घर वापस लेने का हक किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, आया वो खुद ही अपना घर किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर ना कर दे, सेल ना कर दे, ठीक है। ये था राइट ऑफ री एंट्री। अब हम क्लॉज सी की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ सेक्शन 6 की। राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट का क्या मतलब है, इंजॉयमेंट ऑफ एन अदर्स प्रॉपर्टी विच बिकम्स यूर राइट, ठीक है। राइट ऑफ इंजॉयमेंट क्या होता है कि राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ ईजमेंट इज राइट ऑफ ईजमेंट। फॉर एग्जाम्पल दो घर हैं, एक घर ए है और एक घर बी है, ठीक है, और ये एक मेन रोड है, ठीक है। अब ए के पास, ए जो पिछला घर है, ए के पास कोई राइट नहीं है, वो किस तरह, उसके पास रास्ता नहीं है मेन रोड के जाने की तरफ, तो ए जो है बी से कहेगा कि जो मुझे राइट ऑफ वे दो, मुझे रास्ता दो जाने का, मेन रोड पे मतलब जाने का मुझे एक रास्ता चाहिए क्योंकि मेरा घर तुम्हारे घर से पीछे है और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं लगता इस रोड तक पहुंचने के लिए, तो जी मुझे तुम अपना यहां से राइट ऑफ वे दो, ठीक है। अब बी जो है अपनी प्रॉपर्टी में से ए को राइट देगा, अपना वे देगा, रास्ता देगा, ठीक है। ए जो है, एक अगर ए की प्रॉपर्टी ये और बी की प्रॉपर्टी ये है, अब बी जो है अपने घर ही में से एक पार्ट में से, पोर्शन में से लेट्स सपोज उसको ए को गुजरने का रास्ता दे देगा, राइट ऑफ वे दे देगा, ठीक है। बी जो है राइट ऑफ वे दे देगा ए को मेन रोड तक असेस करने का, ये जो राइट ऑफ वे है। अब राइट ऑफ वे की जगह देखी जाए कि ए का तो घर ये है और बी का घर ये है, मेन रोड तो ये है, ठीक है।
अब बी ने अपने घर में से ए को रास्ता दिया है, और जो रास्ता दिया, ये देखें तो देखी जाए तो ये जगह तो बी ने अपने घर में से दी है ना, वो तो बी की प्रॉपर्टी है। ये इज राइट ऑफ ईजमेंट को मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ईजमेंट होता क्या है। देखें, एंजॉयमेंट ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी होगी ना, ए एंजॉय कर रहा है बी की प्रॉपर्टी को, विच बिकम्स इज राइट, जो ए का राइट बन गया है, क्योंकि राइट ऑफ ए वे है उसके पास, ए को जो है ना राइट चाहिए गुजरने का, जो राइट ऑफ ए बन गया, चाहे वो दूसरे वो बी की प्रॉपर्टी है, वो एंजॉय कर सकता है। ये जो राइट ऑफ ईजमेंट है मतलब हक की आसाइश, ए अपना राइट ऑफ वे, जैसे लेट्स सपोज राइट ऑफ वे इन दिस केस ऑफ एग्जांपल है कि ये राइट ए जो है किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये राइट ऑफ वे कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये जो बी ने, जिसने अपने पीछे वाले हमसाए को अपने ने प्रॉपर्टी में से गुजरने का मतलब रास्ता दिया था मेन रोड तक जाने का, बी जो है अपना घर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, सेल आउट कर देता है, तो फिर भी लेकिन सेल आउट कर देता है, लेकिन ए का जो राइट ऑफ वे है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सी भी आएगा मालिक मकान के तौर पर, तो सी भी ए को अपना राइट देगा मेन रोड पे जाने के लिए। ए का जो राइट ऑफ ईजमेंट है यानी कि राइट ऑफ वे है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। एंजॉयमेंट ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी विच बिकम्स योर राइट, ऐसे राइट जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो ड्यू टू एडजॉइनिंग ऑफ द लैंड, मतलब एक दूसरे की दोनों जमीनों के साथ होने का, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई आगे पीछे घर होने का, ठीक है। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोमिनेट हेरिटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ए एंड बी आर द नेबर्स, ए हैज अ राइट टू वे टू क्रॉस द मेन रोड ओवर बीज लैंड, ठीक है। ये जो है राइट ऑफ ईजमेंट था। क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर हम क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखें तो वो क्या कहती है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट गिव समवन प्रॉपर्टी फॉर इंजॉयमेंट ओनली, ऐसा इंटरेस्ट जो किसी दूसरे को दिया जाए फॉर इंजॉयमेंट ओनली। एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इन इट्स इंजॉयमेंट honor personally cannot be transferred. For example, A gives his property to D for personal enjoyment. In the case B, D cannot transfer such property to another person. F, this case में property, in this case the property cannot be transferred. For example, A ने जो है D को एक प्रॉपर्टी दी है कि तुम जो है ना इसको यूज करो, जैसे एक प्रॉपर्टी दी है यूज करो तुम इसको, ठीक है, फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, तुमने खुद यूज करनी है, ठीक है, पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए उसको दी है, ठीक है। एक डी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे पर्सन को दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एफ के साथ, जी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एफ के साथ। ये जो प्रॉपर्टी इसने तो इसको लेट्स सपोज कार दी थी, इसकी जगह पे कार कर ले, जैसे ए ने डी को कार दी कि तुम इसको पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए रखोगे। डी क्या करता है, उसको एज अ टैक्सी यूज करता है या फिर एफ को सेल आउट कर देता है। तो इन दिस केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, कार किसी को ट्रांसफर नहीं होगी, प्रॉपर्टी वो ए की ही रहेगी, ऑनरशिप क्योंकि साथ ए के साथ ही रहेगी। ये कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है। अगर हम सब क्लॉज डी की बात करें तो वो क्या कहती है, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, नानो नफका या फिर खर्चा, राइट ग्रांट टू द पर्सन फॉर सोली पर्सनल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अ मैरिड वुमेन विल टेक फ्यूचर मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, सच राइट ऑफ मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस मतलब एक फीमेल है, एक मैरिड फीमेल है, उसको उसका हस्बैंड जो है ना फ्यूचर मेंटेनेंस देता है, ठीक है, मतलब नानो नफका देता है वाइफ को, हस्बैंड जो है उसको जो है ना अपना नानो नफका खर्चा देता है जो मंथली उसने, मतलब लेट्स सपोज निकाह नामे में जो है इनके वो हो गया था, फिक्स्ड हो चुका था, ये अपने मेंटेनेंस देता है, ठीक है। ये जो मेंटेनेंस का राइट है, ये जो है ना वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का यानी नानो नफका खर्चा ले सकती है, वो ये जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस के, वो अपने हस्बैंड से ये खर्चा ले सकती है, वो ये राइट किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। राइट ऑफ मेंटेनेंस हमें ये कहता है, ठीक है।
अगर हम क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 6 देखें तो वो क्या कहती है, राइट टू स्यू, मतलब दावा करने का हक भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। पर्सन इंजर्ड, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इंजर्ड टू बी एट दैट प्लेस, सी इज प्रेजेंट एट दैट टाइम, नाउ बी हैज अ राइट टू स्यू अगेंस्ट ए। इन दिस केस राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है जिसने इंजर किया, यानी कि इंजरी कॉज की है किसको, बी को, और सी भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ए जो है, अब इंजरी कॉज किसको हुई है, बी को इंजरी कॉज हुई है, ए ने अटैक किया बी के ऊपर और इंजर्ड कौन हुआ है, बी हुआ है। अब राइट टू स्यू, यानी कि बी के पास राइट है, राइट टू स्यू मतलब दावा करने का राइट जो है बी के पास है, वो अगेंस्ट ए जो है दावा कर सकता है कि जी, वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि जी ए ने मेरे ऊपर अटैक किया है और जो है मुझे इंजरी कॉज हुई है या जो कुछ भी हुआ है वो अपने कोर्ट में इसके पास दावा करने का हक है, ठीक है। बी के पास दावा करने का हक है। ये जो दावे का हक है वो किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बी जो है कहे सी से कि तुम मेरे बिहाफ पर दावा कर दो, ठीक है, ए के ऊपर, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। दावा सिर्फ बी ही कर सकता है ए के खिलाफ, क्योंकि इंजरी ए बी को काज हुई है, वहां पे खड़ा हुआ मौजूद शख्स सी नहीं ए के खिलाफ जो है ना दावा करेगा। ये कहता है राइट टू स्यू, ठीक है। अ पर्सन इंजर्ड टू, राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ सी। ये कहता है राइट टू स्यू दावा करने का हक सिर्फ इंजर्ड पर्सन को है, जिसको इंजरी कॉज हुई है, इंजर्ड पर्सन को है। कोई तीसरा पर्सन उसको ट्रांसफर नहीं, किसी तीसरे पर्सन के पास ये राइट नहीं है। ये राइट टू स्यू दावा करने का हक ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी भी शख्स को। अगर हम क्लॉज एफ ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 6 देखें कि पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर। पब्लिक ऑफिसर कौन, ऑफिस क्या होता है, एनी प्लेस वेयर गवर्नमेंट अपॉइंट अ पर्सन एज अ पब्लिक ऑफिसर टू सर्व द सिटीजन, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट ने अपनी एक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर को अपॉइंट किया है कि वो लोगों को सर्व करेगा। एक जगह, मखसूस जगह है जहां पे जो है वो सर्व करेगा, ठीक है। ऐसी सर्व की कंडीशन में, ऐसी प्लेस जहां पे जो पब्लिक ऑफिस है, अब पब्लिक ऑफिस हो गया, और अब आगे पब्लिक ऑफिसर क्या होता है, पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, आइदर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट टू सर्व द पीपल इज नॉन एज अ पब्लिक ऑफिसर। क्या कहता है कि पब्लिक ऑफिस और जो सैलरी है एक पब्लिक ऑफिसर की, वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड है। अगर हम क्लॉज जी की बात करें, क्लॉज जी हमें क्या कहती है, तो क्लॉज जी कहती है कि स्टाइपेंड्स और पेंशन्स जो कि कैन नॉट बी ट्रांसफर हो। स्टाइपेंड क्या होती है, फिक्स रेगुलर पेमेंट होती है, अलाउड टू द मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। एक जो है ना मिलिट्री और नेवी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम इस गवर्नमेंट ऑफिसर को दी जाती है सैलरी, और मिलिट्री की लैंग्वेज में मतलब आर्म फोर्सेस की लैंग्वेज में जो रेगुलर पेमेंट उनको फिक्स्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड जो उनकी सैलरी है एक ऑफिसर की किसी दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये हमें क्लॉज जी कहती है। अगर हम पेंशन की बात करें कि पेंशन क्या होती है, रेगुलर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू अ पर्सन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। जो गवर्नमेंट अपने रिटायर ऑफिसर को, यानी कि अपने रिटायर पब्लिक ऑफिसर को कुछ अमाउंट देती है आफ्टर उसकी रिटायरमेंट के, उसकी लुक आफ्टर होती रहे, उसकी केयर टेकिंग होती रहे, वो अपना ना मतलब अपना सर्वाइवल कर सके इस दुनिया में, उसको क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट ये पॉलिसी है कि गवर्नमेंट अपने रिटायर्ड ऑफिसर को एक लिमिटेड अमाउंट यानी कि पेमेंट होती है जो उसको हर माह दी जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, पेंशन। और ये पेंशन भी किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती कि बाप की पेंशन आती है और जो बेटा है, सन है, मतलब एस, ये बाप है, ठीक है, फादर है, ठीक है, फादर अपनी पेंशन जो है इसको अपने बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पेंशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर तो यही था ना कि गवर्नमेंट तो इसी को पेंशन देती है, ये किसी को अपनी पेंशन ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्लॉज जी कहती है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 6 of Transfer of Property Act 1882. Thanks for watching my video.